नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह नव वर्ष आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हम लोग आज नया एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लूसेंट जीके सीरीज। इसमें हम लूसेंट्स के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में लगातार अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ये अपना नया धमाका नए साल में शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पुरातत्व शास्त्र के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। तो सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है वह हमें एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किसका है? तो एरण अभिलेख जो है वह भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त। कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किसका है? तो यह है कलिंग राजा खारवेल का। हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का। उसके बाद आता है एक प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद आता है, यहां पर लिख देते हैं प्रयाग प्रशस्ति। यह अभिलेख है समुद्रगुप्त का। देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद सती प्रथा का जो है प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख से, जो कि जिसको लिखा है भानुगुप्त ने। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा है? कलिंग राजा खारवेल। उसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त, जिसे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, और इसकी वीणा बजाते हुए सिक्के भी प्रचलित है। कुछ और प्रश्नों, चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। हमारा प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत, इसे हम सब बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया जॉर्ज लेमेंतियर ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेंतियर ने। उसके बाद देखते हैं किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है वह
23 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह जो है किसान दिवस वह चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के रूप में? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में। उसके बाद खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को। तो ये देख लेते हैं एक बार फिर से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। इसे ही हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में। उसके बाद खेल दिवस, तो खेल दिवस हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है वह 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। 28 अगस्त 2014 को। आज मैं वही आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो लूसेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वह 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया और यह था जीरो बैलेंस अकाउंट से इसे शुरुआत किया गया। जीरो बैलेंस अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। देख लेते हैं इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वह 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई है। जीरो बैलेंस अकाउंट से शुरू किया गया था। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसके बाद आता है वेद त्रय के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस को। ऋग्वेद में हमारे कितने सूक्त और कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। उसके बाद जो हमारा तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख वह ऋग्वेद में मिलता है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वह भगवान सूर्य को समर्पित है।
भगवान सूर्य को समर्पित है। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और यहीं पर 10वें मंडल में ही हमारे चारों वर्णों का भी उल्लेख है। 4 वर्ण जैसे जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र आते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही 4 वर्णों का भी उल्लेख है। यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। उसी प्रकार ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम अपना आंसर दे देंगे गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद में होते हैं 1028 सूक्त तथा 10वां मंडल, ठीक है, 4 वर्ण मिलते हैं। और 9वें मंडल में जो है, 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख मिलता है। इसके बाद इसको देख लेते हैं एक बार फिर। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। उसी प्रकार हमारा जो पुरुष सूक्त तथा 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है तथा 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख मिलता है। हैं दोस्तों, फिर और कुछ अभी इसमें और हम लोग अभी कुछ बुक्स के नाम भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। बुक्स, पुस्तक तथा उसके लेखक। पहला है हमारा द प्रिंस। द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। उसके बाद आता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। उसके बाद कल्हड़, रजत रंगिणी, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम हैं जिसके हम लोग लेखक देख रहे हैं, ठीक है। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक है कल्हड़। इसके बाद है किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लेते हैं इसको और एक बार फिर से। द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है, मैकियावेली। उसके बाद आता है अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक है वह है कालिदास। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के कौन लेखक है, विशाख दत्त। उसी प्रकार रजत रंगिनी के लेखक है कल्हड़। रजत रंगिनी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। उसके बाद आता है इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों कुछ और प्रश्नों को। अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को क्या कहते हैं, अमेजन वर्षावन को कहते हैं हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है,
पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेजन जो वर्षा वन है वह दुनिया का 20% ऑक्सीजन खुद ही उत्पन्न करता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन ही उत्पन्न करता है, और अमेजन वर्षा वन जो है वह ब्राजील में है। अमेजन वर्षा वन, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को। यह 20% ऑक्सीजन खुद ही जनरेट करता है, और यह अमेजन वर्षा वन जो है वह ब्राजील में है। उसके बाद देखते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। उसके बाद देखते हैं नील नदी की देन। नील नदी की देन कहते हैं हम लोग। नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो नील नदी की देन जो है वह मिस्र को कहते हैं। नील नदी की देन कहते हैं हम लोग मिस्र को। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को। उसके बाद देखते हैं द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं हम लोग सैन फ्रांसिस्को को। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं हम लोग? सैन फ्रांसिस्को को। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा हम लोग किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को। यह 20% ऑक्सीजन दुनिया का खुद ही उत्पन्न करता है, और यह किस देश में है? तो यह ब्राजील देश में। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ये है फिर हमारा क्वेश्चन है कि नील नदी की देन किस शहर को कहते हैं? तो नील नदी की देन जो है वो हम मिस्र को कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को। उसके बाद है द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। देखते हैं दोस्तों इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस भी हम लोग ले लेते हैं। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर। किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 21 जून को इसका आंसर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर लिखा है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर होता है तीन रेखाएं हमारी होती है, सब कोई जानता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा।
तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि जो हम इस दिन हमारा जो सूर्य है वह मकर रेखा पर जो है वह सीधी तरह से चमकता है, यानी कि वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। उसके बाद ये दो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। दिन रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। अगर उसी प्रकार पूछ दिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बीच का फर्क समझना है कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों कहा जाए, क्योंकि इस दिन जो हमारा मकर रेखा पर हमारा सूर्य होता है, और मकर रेखा जो है हमारा वह दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही कर्क रेखा पर सूर्य होता है। और 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस भी मनाते हैं। विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस। और इस 2022 का थीम था, 2022 का योग के लिए थीम था मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि 2022 के लिए योग दिवस का थीम क्या था, तो मानवता के लिए योग या एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी फॉर योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो यह होता है 22 दिसंबर को। किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को। उसी प्रकार दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो योग दिवस है वह मनाया जाता है 21 जून को। 2022 का हमारा थीम था मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।